Welcome to Ek Samvad at Arunivankuran. We are in conversation with Mrs. Anupama Pradhan. She's an inspirational cancer survivor. So it's a real pleasure and privilege to have her here with us today. Mrs. Anupama Pradhan is an associate counselor at HCG NCHRI Cancer Center, Nagpur, and she's a wonderful person. She's an inspiration for many people, and we'll talk to her about her own journey and how she is influencing so many people in a positive way now. So, welcome to Ek Samvad, Anupama. Thank you, Pragya. A word about Arunivankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunivankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, each person can have an impact, and that's what keeps us going. So let me introduce our guest today, Mrs. Anupama Pradhan. She has a master's degree in Hindi, a master's degree in sociology. She's a psychological counselor, associate member of Bharatiya Counseling Psychology Association, associate counselor at HCG NCHRI Cancer Center, Nagpur. She's a social worker, she's a social counselor, social active volunteer with Speak India, Speak Foundation, New Delhi. She's a very decorated speaker, and a lot of people are finding her advice and her story and inspiration. So we will start from your own journey in terms of आपको कैसे ये पता चला, what was the diagnosis and what were the symptoms that you experienced. Please talk to us about that. Thank you, Pragya. एक तो आपने मुझे बुलाया एक संवाद में और मुझे जानना चाहा, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छा लगा मुझे। मैं अपनी स्टोरी सुना के सभी उन महिलाओं को बताना चाहती हूँ, एक अपनी तरह से बताना चाहती हूँ कि आप ये डरे नहीं और अपने को आगे आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बीमारी से आप कैसे लड़ सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, जब मुझे कैंसर हुआ, ऐसा मुझे कोई खास सिम्टम्स तो पता नहीं चला, बस इतना मुझे लग रहा था कि मेरा वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया है। तो मैंने थोड़ा ध्यान दिया अपनी बॉडी को कि गेन हो रहा है, तो मैं फिर जिम वगैरह ज्वाइन किया मैंने। उससे अचानक से मुझे अपने ब्रेस्ट में एक गठान महसूस हुआ। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, फिर सब पता चला कि मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया। पर एक बात अच्छी थी कि मैंने अपने बॉडी को ध्यान दिया और फर्स्ट स्टेज में ही मुझे पता चल गया। इसके लिए जो मैंने ट्रीटमेंट चालू किया, तुरंत फिर हम ट्रीटमेंट चालू करे। मेरा जो कीमो भी हुआ, 3 मंथ्स कीमो हुआ, फिर और 12, फिर 16, ऐसे करके कम से कम 3 साल मेरा ट्रीटमेंट चला। इस बीच हॉस्पिटल में 15 दिन एडमिट रही मैं और देखा वहाँ कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट होना मतलब वहाँ सब कैंसर ही पेशेंट होंगे। और फिर मेंटली मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि नहीं, मुझे इससे निकलना है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 5th क्लास में थी तब। मुझे इससे निकलना है। और मैंने और सब पेशेंट को देखा कि कैसे सबका मौत, आप समझिए कैंसर लोग सोचते हैं कि अब तो ये मतलब अंतिम ही इसका है। कैंसर वर्ड सुनने से लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे। बिल्कुल। पर मैं बताना चाहूंगी ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप फर्स्ट स्टेज में आपको पता चल जाता है तो अभी इसका पूरा ट्रीटमेंट है। तो फिर मैं अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया और मैं मजबूत रही, जिसके कारण मैंने सब बहुत जल्दी मैंने रिकवर किया अपना। 15 दिन में मैं अपना चलने फिरने लगी। फिर कीमो में भी मैं मतलब एक वक्त तो ऐसा है, कीमो के लिए मैं हॉस्पिटल अकेले जाना चालू किया। मैं कीमो लेके भी मैं अकेले ऑटो में अकेले आ जाती थी घर, इस तरह से। और फिर मैंने सोचा, सब कैंसर पेशेंट को देखा है और सोचा कि नहीं, इन लोग से तो मैं बेटर हूँ और मैं अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकती हूँ, जी सकती हूँ करके। इस तरह मैंने अपने आप को तैयार किया। मेरे कीमो चले, सब चले और आप देख रहे हो, आप पूर्ण ठीक हूँ। 13 साल हो गया मुझे। तो जैसे हम लोग, अगर आपको जो सिम्टम्स थे उसमें आपको बेसिकली वेट गेन लगा, तो आप डॉक्टर के पास गई और उन्होंने डायग्नोसिस किया। सो द डायग्नोसिस इटसेल्फ ना, वो जो एक फर्स्ट टाइम जब आपको पता चला, तो उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ और उस चीज से आपने कैसे कोप किया? हाँ, देखिए, मुझे तो यही भी मालूम नहीं था कि ऐसा मेमोग्राफी नाम की कोई ऐसा होता है। ऐसा चेकअप होता है लेडीज के लोग के लिए, मेमोग्राफी, जो कि हमारा ब्रेस्ट का, आप सुनिए, एक तरह का चेस्ट पूरा उसे पता चल जाएगा कि आपको वहाँ कुछ है, सिम्टम्स है कि नहीं, ये पता चल जाता है।
तो फिर डॉक्टर ने बताया कि हाँ आपको गठान है, पर कैंसर का है। ऐसा नॉर्मली भी रहता है, ये आप मत समझिए कि गठान है तो आपको कैंसर ही, ऐसा नहीं है। फिर जब उसका ट्रीटमेंट किया गया, बताया गया कि नहीं आपको कैंसर है, तब तो धक्का तो बहुत लगा है यानी बहुत जो भी उस समय जो बहुत लगा कि अरे मुझे कैसे कैंसर हो गया, मैं तो फिट हूँ। मैं एक्चुअली बहुत फिट थी, मेरे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था मेरे बॉडी में, ना कुछ भी ऐसा, ना बस मेरे को लग रहा मेरा वेट गेन हो रहा था। हाँ। बस इतना पता था, और कुछ भी मेरे को ऐसे सिम्टम्स नहीं थे कि जिससे लगे कि हाँ। फिर कैंसर जब डिटेक्ट हुआ उसके बाद फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट चालू किया और फिर सब ओके। तो जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो साइकोलॉजिकल तैयारी है, के बारे में शेयर करिए। देखिए, कैंसर जब मुझे तो ब्रेस्ट कैंसर था, कैंसर होने के बाद आप हमारा वो बॉडी पार्ट हटा दिया जाता है, फिर अपने को कीमो लगता है, कीमो में अपने बाल पूरे चले जाते हैं। वो किसी भी महिला के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है, एक बॉडी का ऐसा पार्ट चले जाता है जो एक सुंदरता का वो रहता है लेडीज लोग के लिए, आप समझ रहे हैं ना। जब वो हटा दिया जाता है तो ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने सोचा कि और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाने से इससे अच्छा है चलो ठीक है, अगर एक अपने को कोई अगर अपना पैर खराब हो जाता है या पैर में कुछ हो जाता है तो अपन पैर काट के हटा देते हैं। वैसे मैंने सोचा चलो ये मेरे बॉडी में ऐसा प्रॉब्लम था, उसे काट के हटा दिया गया, और धीरे 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 मैंने वो स्वीकार कर लिया। मेरे बाल भी जब चले गए, और जो कैंसर पेशेंट थे वो बोले कि नहीं आप वीग लगा लीजिए, आप सोसाइटी में कैसे जाएंगी, यानी आपको सब पूछेंगे कि आपको क्या हुआ क्या नहीं, ऐसे करके। लेकिन मैंने अपने को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, नहीं मुझे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैंने कभी कोई वीग नहीं लगाया, मैं वैसे ही जाती थी, मेरे सिर में एक भी बाल नहीं रहते थे, मैं हर जगह वैसे ही जाती थी। और मैंने कभी किसी से छुपाया नहीं कि मुझे ये हुआ, मैंने बोला कि नहीं मुझे कैंसर हुआ था और मैं एकदम ठीक हूँ अभी, ऐसे। तो जो आप ये जो बात बोल रही हैं, आपके लिए कहना आसान है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि उसके लिए आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। हाँ, समाज कैसे रिएक्ट करता है, उसके बारे में शेयर जी, करिए। बिल्कुल। देखिए, समाज, एक स्टोरी बता रही हूँ मैं। एक गई ट्रेन में गई हुई थी और मैं जस्ट अकेले गई थी, मैं यहाँ से रायपुर। तो तब बाल मेरे थोड़े थोड़े, मतलब जस्ट मेरा 4 या 5 कीमो ही हुआ था कि कुछ एक डॉक्टर से मैं डिस्कस करने के लिए मुझे रायपुर अकेले जाना पड़ा। मैं प्लेटफॉर्म में बैठी हुई थी, एक लेडीज मेरे साइड में बैठी हुई थी, तो उन्हें वो पूछे कि क्या आप तिरुपति गई थी? जनरली तिरुपति जाने से लोग अपना बाल वो करते हैं। मैं बोली नहीं। तो फिर आपके बाल? बोले। मैं बोली नहीं मुझे कैंसर था। वो वहां से ऐसे उठी कि जैसे मैं अगर मेरे पास बैठे रहेगी तो कहीं मेरी बीमारी उसको मत लग जाए करके। हाँ, तो मैंने तब देखा कि बाप रे, समाज में भी ऐसे लोग होते हैं ऐसे करके। तो ऐसा है, ऐसे बहुत सारी चीजों से मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने अपने इस बीमारी को कभी किसी से छुपाया नहीं। किसी से भी ये बीमारी मैंने अभी किसी से छुपाया नहीं कि हाँ मुझे कैंसर हुआ तो ठीक, कैंसर हुआ और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर मैंने अपना वहां से जर्नी चालू किया, फिर मैंने प्रोग्राम चालू किए अपना समाज में, अपना जहाँ से जिसको सब बताने की नहीं कैंसर ऐसी कोई बीमारी नहीं कि आपको छूने से या कुछ होने से आप हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको अपना चेकअप करवाना है ईयरली, ये भी बताया लोगों को। फिर धीरे धीरे सब जुड़ते गई, एनजीओ से जुड़ा मैंने, और फिर अपना, फिर लोगों ने भी मुझे सब स्वीकार कर लिया। अभी खैर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग तो पहले ही बुलाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो जिस जिस तरीके से आपको ये चीज एक्सेप्ट करने की हिम्मत आई, तो आप क्या बोलना चाहेंगी जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं या जिनको अभी डायग्नोस हुआ है, उन लोगों से आप क्या बोलना चाहती हाँ, मैं तो काउंसलिंग करती हूँ ऐसे ही कैंसर पेशेंट लोग से। वो तो जब तक वो समझ नहीं पाते हैं, पहले तो मेरे से यही बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको क्या पता, आपको तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम कैसे यहाँ से गुजरे। लेकिन मैं बताती कि नहीं, मैं भी यहाँ से गुजरी हूँ, मुझे भी कैंसर हुआ था। मैं तो सबसे पहले महिलाओं से यही बोलना चाहती हूँ कि जो अपने हेल्थ के प्रति वो इतनी अच्छे से देखभाल नहीं करती, वो डॉक्टर के पास जाएं, ईयरली अपना चेकअप कराएं। जैसे मेन लेडीज लोग क्या है कि मेमोग्राफी, पेप स्मेयर, ये सब जो सोनोग्राफी, ये करना ही चाहिए। और मैं उनको यही बताती हूँ कि आप हिम्मत रखिए। सबसे पहले आप ये सोचिए कि मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, आप मुझे उनके लिए जीना है, ये आप अपना सोचना शुरू करिए। और आप बाहर जाके इतना अपन महिलाओं खासकर मार्केटिंग में ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे, घूमने फिरने में, ठीक है वो सब करना ठीक है, लेकिन अपने बॉडी को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब तक आप ठीक नहीं रहेंगी तो फिर हम अपने दूसरे को देखभाल नहीं कर सकते ना।
इसीलिए मैं तो सभी महिलाओं से बोलती हूँ कि कोई ऐसा कैंसर जो है कोई घबराने वाली अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये ठीक हो जाता है। बस ये है कि आपको टाइम से पता चलना चाहिए। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में पता चल जाता तो आप कुछ नहीं, आप पूरा रिकवर कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है, लेकिन एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस होता है एक पेशेंट का, कैसे किया जाता है, वो शेयर करिए। देखिए, कीमोथेरेपी जो होता है, वो जब हमको कीमोथेरेपी दिया जाता है, सभी कैंसर पेशेंट का अलग-अलग साइकिल होता है वो। जैसे मुझे 3 मंथ तक 12 कीमो दिया गया है। पहले तो बहुत सब लोग बोल देते नहीं कीमो में ऐसा पेन होता है, वो होता है, लेकिन मुझे लगता है किसी को भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए कोई भी पेशेंट से कि पहले से ही डरा देते कि नहीं ऐसा होता हाँ, है, फिर अपने को बिल्कुल। प्रॉब्लम होता है। ये आप किसी नेगेटिव वर्ड आप यूज़ ही मत करिए ना। हम्म, क्योंकि मैं जब काउंसलिंग करती तो मैं अपने कोई पेशेंट से ऐसा नहीं बोलती कि बोलते नहीं कीमो होगा तो बोला जाता है कि बहुत पेन होता है, बहुत ऐसा होता है, मुझे ही मालूम है क्योंकि मैं भी वहाँ से गुजरी हूँ, बहुत पेन होता है, बहुत मतलब वो 2.5 घंटे का जो रहता है समय, ये बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन ऐसा आप किसी को नहीं, बिल्कुल आराम से निकल जाए, कोई बात नहीं। नॉर्मल ट्रीटमेंट है, नॉर्मल इंजेक्शन है, वो तो यूं ही हो जाता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उस समय जब आपका कीमो चलता है, आप बुक्स पढ़िए। जैसे उस समय तो इतना एडवांस नहीं था, गूगल नहीं था, नेट था, ये सब नहीं था। तो आप बुक्स पढ़िए, कुछ म्यूजिक सुनिए, आपको यूं ही वो कैसे टाइम चले जाएगा पता नहीं चलेगा। तो मैं किसी से भी यही बोलना चाहती हूँ जिसको भी कैंसर है या जो भी कीमोथेरेपी से गुजर रहे हैं, नॉर्मल लीजिए आप कोई बीमारी से हम जाते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, बिल्कुल यही समझिए, आप बिल्कुल अपने मन में मत लाइए कि मुझे कैंसर है। ट्रीटमेंट है और वो ठीक हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा एक मुझे लगता है इम्पोर्टेंट मैसेज है। बड़ा तो जैसे आप ठीक हो गई हैं और अब आप इतने सारे लोगों को हेल्प करती हैं, तो ये जो आपके अंदर इतनी जो शक्ति है ये अपनी स्टोरी शेयर करने की, ये कहाँ से आई? ये जब मुझे कैंसर हुआ तब तो मुझे भी बहुत मैं भी तकलीफ में थी और मुझे भी समझ में नहीं आया था मैं इस सबसे निकलूँ कैसे? हम्म, फिर घर जाने के सबसे फेस कैसे करूँ? फिर इतने लोग सब पूछने आएँगे, इन्हें कैसे क्या? ये सब करके फिर जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो एक एकदम ओल्ड जो काउंसलर थी माथुर मैडम, आज वो यहाँ नहीं रहती हैं, बैंगलोर चली गई हैं। वो उनने मेरा काउंसलिंग किया। तो वो जब मुझे देखा तो वो बोली, अरे तुम तो बहुत तुम्हारा एज बहुत ज्यादा हो गया तब तुमको कैंसर हुआ। मुझे तो बहुत मतलब ऐसे एज में मुझे हुआ था कैंसर जब तो इतना इसका ट्रीटमेंट भी नहीं था। और ऐसा कुछ नहीं है बोले। और वो इतना बहुत अच्छे से है ना, मेंटली मुझे इतना ज्यादा प्रिपेयर किया उनने कि नहीं बिल्कुल नहीं, तुमको आगे बढ़ना है और ये बिल्कुल नॉर्मल बीमारी है बोले। आप सोचो मत कि मुझे कैंसर हुआ। और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशन किया और फिर धीरे-धीरे मैंने मतलब हमेशा वो मेरा करती थी, काउंसलिंग वगैरह करती थी। मुझे भी अच्छा लगा, मैं देखा, फिर मैंने वही डिसाइड कर लिया था कि नहीं मैं भी आगे चल के फ्यूचर में मैं इनके जैसे ही मुझे कुछ करना है। और फिर मैंने अपना उन्हीं से अपना चालू किया धीरे-धीरे अपने घर से एकदम से तो कोई काम अपन नहीं कर सकते। अपनी बाई से जैसे उसको बताना चालू किया कि तुम्हारे मोहल्ले में जैसे कोई है तो मुझे बताना, इसका ऐसा ट्रीटमेंट है। और अभी गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। अन्य बहुत लोग ये सोचते हैं कि इतने पैसे कहाँ से लाएँगे हम। और हॉस्पिटल का लोगों को नॉलेज नहीं रहता है हाँ। कि कैसे क्या हमको चेकअप करवाना चाहिए, ये सब। फिर इससे मैं धीरे-धीरे जुड़ना मुझे चालू हुआ और फिर मैंने शिविर अटेंड किया, सम्मेलन जो भी होता था बाहर, जो भी सेमिनार्स वगैरह होते थे वो अटेंड किया। इसके मैंने भी अपना नॉलेज बढ़ाया कैंसर के बारे में, ये क्यों होता है, कैसा होता है, फिर हमको कैसा अपना देखभाल करना चाहिए, सब खाने में क्या ये सब फिर मैं ये सबको बताना धीरे-धीरे चालू करी। फिर धीरे-धीरे लोगों ने भी मुझे अभी भी कॉल करते हैं, मैडम कहाँ ट्रीटमेंट कराना चाहिए, कहाँ मुझे हमें पैसे की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सब जैसे डिस्कस करते हैं तो फिर मैं उनको सब बताती हूँ ये सब चीज़। तो जब आप अपनी स्टोरी शेयर करती हैं और जब आप काउंसलिंग करती हैं, आपको लगता है कि जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मेंटल साइकोलॉजिकल मेकअप? जी, हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो भी है, अगर हमारे हमारे बॉडी में कोई अपने को कोई ऐसा कुछ है, चल रहा है हमारे बॉडी में, जैसे डिटेक्ट हुआ है कि कैंसर हुआ या कोई भी बीमारी है, सबसे पहले तो हमको अपना मेंटली अपने को स्ट्रॉन्ग की तरह ये क्या है, कितना कोई भी काउंसलिंग से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जब हम लोगों को समझाते हैं, देखिए आपको स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ेगा और अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी तो आप फिर कुछ बहुत सारी बातों का सामना नहीं कर पाएँगी, फेस नहीं कर पाएँगी, फिर लड़ नहीं पाएँगी आप इससे।
फिर आप अपने बच्चों की देखभाल कैसे करेंगी? और ये क्या हुआ आपको? ये तो नॉर्मल चीज है ना ये। आप ये सोचिए, एक फुंसी हुई है मुझे एक जगह, और मैं उसको मुझे ये काट के अलग करना है बस, और इससे ज्यादा आप मत, कुछ ज्यादा मत सोचिए। फिर सब हम पूछते हैं फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारा कैसा है, कि सपोर्टिंग कौन है, क्या है, ये सब करके मेंटली हमको इतना प्रिपेयर कर देते हैं कि वो इजीली लड़ लेते हैं कैंसर जैसी बीमारी से। जो फैमिली मेंबर्स है उनका क्या रोल रहना चाहिए? बिल्कुल, फैमिली मेंबर का तो रोल है इसमें, तो मेन है, बाकी तो ठीक है। सभी को काउंसलर नहीं मिलते हैं, किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। हाँ, फैमिली वाले को भी सपोर्टिंग होना चाहिए, मुझे तो लगता है ऐसे। उनको भी सब चीज़ों से उनको सपोर्ट करना चाहिए। पर सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग-अलग होता है, जो कई लोग सपोर्ट नहीं भी करते हैं, पर मुझे लगता है करना चाहिए, हस्बैंड को तो खासकर बिल्कुल करना चाहिए। और एक थोड़ा सा अटपटा सवाल है शायद, जैसे कभी-कभी हमारे किसी फ्रेंड्स को या किसी जानकार को कैंसर हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से उस चीज को एक्सप्रेस करें कि हम कंसर्न्ड है, हम उनको परेशान भी नहीं करना चाहते। तो आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगा कि जैसे किसी को कैंसर हुआ है, किसी को डायग्नोस हुआ है, तो उनके मित्रों का और बाकी जो उनकी सोशल सर्कल है, उन लोग को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, जैसे किसी को पता चलता है कि किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को पता चलता है कि नहीं इसको वो कैंसर हुआ है, तो पहले लोग रिएक्ट कर, अरे उसे कैंसर हो गया, वो नहीं बचने वाला, कैंसर में तो लोग मर जाते हैं, ऐसा रिएक्ट करना चालू कर देते हैं। मुझे लगता है ये जो उनके फ्रेंड सर्कल होते हैं, फैमिली, पहले तो उनका काउंसलिंग करना चाहिए। पेशेंट को तो बाद में करना बिल्कुल चाहिए, पहले बिल्कुल। उनका काउंसलिंग करना चाहिए कि आप ऐसा सपोर्टिंग करिए ना। नहीं ऐसा, तो ये क्या लोग सुनते नहीं, बस कैंसर शब्द सुन लिया और आप बोलना चालू कर, नहीं नहीं अब तो इसका कुछ हो नहीं सकता, इतने पैसे खर्चे होंगे, पहले उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। तो मुझे भी जैसे पता चला कि मेरे फ्रेंड्स सर्कल में किसी को भी कोई मेरे को ऐसा आता है कैंसर, तो पहले तो मैं उनके, और पहले तो मैं डायरेक्ट पेशेंट से नहीं बात करके उनके फैमिली मेंबर से बात करना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि पहले उनको समझाना बहुत जरूरी है। तुम उनको दया मत दिखाओ, तुम उनका साथ हाँ दो। बिल्कुल। हाँ, उसे बेचारी मत बनो, करिए तुझे कैंसर हो गया तो अब क्या होगा, ये नहीं बोलो हम्म, तुम ना भाई, हम्म, बिल्कुल आप ऐसा बोलो कि नहीं बिल्कुल। आजकल कोई, अभी साइंस इतना डेवलप हो गया, इतना कैंसर का इतना ज्यादा हो गया कि आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप, और आप ठीक हो सकते हैं। ये बहुत तो मतलब काउंसलिंग में ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट से पहले उनके फैमिली वालों को काउंसलिंग करना, उनको समझाना ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल। ये मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये हाँ, सबके लिए हाँ। जानने की, कि उनको क्योंकि सिंपल पेशेंट तो ही नहीं। ऑलरेडी वो तो, बिल्कुल, पेशेंट तो ऑलरेडी उसे मालूम है कि मुझे तो ये बीमारी है, पता नहीं मेरा क्या होगा, उसको समझाना इतना डिफिकल्ट होगा मुझे लगता है ज्यादा। उससे पहले उसके फैमिली मेंबर को, क्योंकि वही नजदीक रहेंगे उनके, वही उनके साथ रहेंगे, हम्म, तो उनको उनको ज्यादा समझाना मुझे लगता है ज्यादा जरूरी होता है, हस्बैंड को, जो भी उनके घर में मेंबर, उनको कि आप ऐसा, आप रिएक्ट मत करिए ऐसा कुछ भी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं, मुझे जैसे कोई पेशेंट मुझे पास आता है तो मैं पहले ये पूछती हूँ कि आपके फैमिली में कौन कौन है, हम्म, तो मैं उनके फैमिली वालों से पहले बात करना पसंद ज्यादा करती हूँ, पहले उनको मैं पूरा प्रिपेयर कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं पेशेंट को उनसे बात करना चाहती हूँ। ऐसा मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे लगता है ये ज्यादा ठीक है। तो आपके जो इतने सारे अनुभव होंगे, अभी तक आपने इतने सारे लोगों की मदद की है एज अ काउंसलर ऑल्सो, तो उसमें से कुछ जो जिन्होंने आपसे फीडबैक शेयर किया कि बहुत अच्छा लगा, वो शेयर करिए। हाँ, एक बार बहुत पहले की, करीब 8-9 साल पहले की बात है। एक बिल्कुल बेचारी ऑटो वाली एक बाई, जिसको कैंसर हो गया था, और शायद उसका सेकंड या थर्ड स्टेज था। वो पता नहीं कहीं से किसी से बात करके मुझे मतलब कांटेक्ट किया। फिर मैंने उनको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट किया, और स्लम थी बेचारी, पैसे नहीं थे उनके पास। तो फिर वो जो भी, मैं अभी बहुत गवर्नमेंट योजनाएं निकाल रही हूँ, उस योजनाएं के तहत बीपीएल कार्ड वगैरह जो मैंने हेल्प किया, और उनका टोटली फ्री में उनका ऑपरेट किया। तो वो शायद उसने जो अपनी बातें मुझसे शेयर करी, दिल को छू लेने वाली। अ, अभी भी वो, मतलब एक ऑटो वाला जिसके पास कुछ भी नहीं है, अभी भी वो ऑटो वाला कभी भी फोन करके बोलेगा, मैडम आपको कहीं भी जाना हो, कभी भी जाना हो, आधी रात को भी जाना हो, तो आप सिर्फ मुझे एक कॉल करिएगा बोले। यानी ऐसे तो ये बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात भी है।
बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना? हाँ, एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, वो हमारा किसी चीज़ की तरह से हेल्प नहीं कर सकता। बस वो एक ही शब्द बोल रहा है कि नहीं आप मैडम कॉल करिए, बस आप कोई भी किसी भी टाइम मैं आपको जहाँ जाना हो, आपको कहीं भी जाना हो, आप बस एक कॉल करिएगा मुझे, मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित रहूँगी। तो ऐसे कुछ इमोशनल रिएक्शन आते हैं कई लोगों के, ये भी काफ़ी है। बिल्कुल, बहुत बहुत है। तो जैसे हम लोग कभी-कभी ना चाहते हुए भी एक नेगेटिव मोड पे चले जाते हैं, ऐसे कोई पेशेंट्स हैं अगर, तो उनसे आप किस तरीके से डील करती हैं? हाँ, ये क्या-क्या है देखिए, सबका नेचर तो एक नहीं हो सकता है। मेंटली कोई इतने ज़्यादा प्रिपेयर अपने आप को नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं उनको, फाइनेंशियली भी वो उन्हें अपना नहीं हो पाता उनका जो भी। तो वही पहले तो उनकी फैमिली से ही बात किया जा करती हूँ मैं और उनको समझाती हूँ मैं। देखिए आप मैं फिर कभी-कभी तो ये भी होता है कि हाँ मैडम आप ऐसी बड़ी-बड़ी बातें कर रही हैं और आपको मालूम नहीं है ये कैंसर कैसे होता है। ये तो फिर मैं उनको बताती नहीं, मैं भी इससे गुज़री हूँ, मुझे भी हुआ था। लेकिन जब मैं ठीक हो सकती तो आप भी ठीक हो सकते, ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं ठीक हो सकते भी? जब मैं ठीक हो सकती तो आप भी ठीक हो सकते हैं। ऐसा उनको मेंटली बहुत मतलब सपोर्ट करती हूँ मैं उनको और हर चीज़ बताती हूँ कि आप पैसे का भी आप टेंशन मत लो। कुछ ना कुछ है जो रूल रेगुलेशन आपको उसमें हम करेंगे और लाएँगे वहाँ। तो अच्छा उनको लगता है। फिर जब मैं ये बोल देती हूँ कि नहीं मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो उसमें उनका थोड़ा-सा रिएक्शन जो होता है नॉर्मल हो जाता है कि नहीं, नहीं, नहीं इसको हुआ है तो ये जब ठीक है तो मैं भी ठीक हो जाऊँगी। ऐसा है। और देखिए हर चीज में से कुछ ना कुछ अच्छाई निकलती है, तो जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें से आई थिंक हो सकता है शायद अनुपमा आज जो काम कर रही हैं वो काम नहीं कर रही होती, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो गया वो आपके या लिए। बिल्कुल, क्योंकि मुझे कैंसर होने से पहले नॉर्मल मेरी लाइफ थी। बिल्कुल मैं हाउस मेकर थी और मेरी दुनिया वही थी, मेरे पति और मेरे बच्चा बस। उससे बाहर मैंने निकला नहीं था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेरे साथ ऐसा कुछ मेरा अचानक से मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया। लेकिन मुझे लगता है बोलते हैं ना कुछ ऊपर वाला जब कुछ छीन लेता तो उसके बदले कुछ ना कुछ आपको देता भी है। ऐसा हो गया मेरे साथ सोचिए। और फिर मैंने इस सोचा बहुत अच्छे से सोचा और इस या भी काम करते अभी मैं इतना आगे आ गई हूँ कि मेरी अपनी एक पहचान है अभी। तो मुझे नहीं लगता था कि अगर मुझे ये नहीं होता तो मेरी कोई अपनी पहचान होती। और मैंने इतना सोचा नहीं कि मैं अभी मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी बिल्कुल। या मैं यहाँ नहीं जा पाऊँगी या आप सोचिए मैं इतने साल हो के अभी मैंने अपना फिर से मैंने सोचा नहीं मुझे मुझे कॉलेज लाइफ से बहुत ही इच्छा थी कि मैं सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ, एक मेरी इच्छा थी। और वो मैंने अभी जस्ट मतलब 1 से 2 साल पहले ही किया है मैंने और मुझे वो डिग्री मिली और वो भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। तो ये मेरे लिए भले वो लग कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है लेकिन मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो इस यहाँ आके मैंने ये किया है अभी। तो बहुत ऐसे कोर्सेज़ भी बहुत मैंने अभी बहुत सारे कोर्सेज़ जॉइन करती हूँ, सेमिनार अटेंड करती हूँ। तो अच्छा लगता है जब कोई पूछता है, कोई बोलता है कि नहीं अनुपमा आप बताइए, मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये सब कार्य करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आगे भी यही अपना कंटिन्यू करूँगी अपना, यही काम कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो जैसे कि आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो किस तरीके से कांटेक्ट करते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है और आप कॉल कर जैसे आप किसी का किसी से परिचय होता है, कोई फ्रेंडशिप होती है, वो बता देते हैं कि आप इनसे कॉल करिए। तो वो कॉल करेंगे और कांटेक्ट करेंगे तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि आप किस हॉस्पिटल में जाइए और आपको कहाँ से किस सुविधा मिलेगी, आपको कौन-सा चेकअप करना चाहिए। जितना कम पैसे में जो एक ईयरली 40 क्रॉस करने के बाद हर लेडीज़ को जो करवाना ही चाहिए चेकअप, तो अभी बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत कम मतलब पैसे में वो करवाते हैं चेकअप। तो आप करिए या फिर हम ऐसा ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि आप इतनी लेडीज़ जमा हुई, फिर हम आपको गाड़ी देंगे ये इन्हें हर उनकी सुविधा अगर आप कराना चाहेंगे चेकअप एक बार तो हम उनकी पूरी मैं उनके जो भी प्रॉब्लम है सब उनका करके अपना करवा देती हूँ उसको। तो बस यही है कि ध्यान रखना चाहिए लेडीज़ लोग को खासकर अपना बस यही कहना चाहूँगी मैं। तो ये जो मुझे लगता है अनुपमा आपका जो माइंडसेट है ये इतना पॉजिटिव है, और ये एक ग्रोथ माइंडसेट है कि हम निरंतर प्रयत्न करते रहें कि जो जो हम बेहतर बेहतर कर सकते हैं वो करते रहें।
ऐसा कॉलेज और स्कूल लाइफ में तो ऐसा मुझे लगता है उस जमाने में इतना कुछ सोचा नहीं था कैरियर है या कुछ है, इतना एक नॉर्मल लाइफ थी, पढ़ाई वढ़ाई जो भी था ऐसा था। और ये जब मुझे कैंसर हुआ और कैंसर के बाद जब मैंने ये अपना एक सोचा मैंने बिल्कुल कि नहीं मैं अब मन में कैसा आया कि मैं कर सकती हूँ कुछ भी, अभी मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पहले से लगता है कि हाँ बच्चा छोटा कहाँ जाएंगे, हस्बैंड का नौकरी, ये हम बहुत सोचते हैं ना, ये हम नहीं कर पाएंगे पहले ही सोच लेते हैं। हम यही नहीं सोचते हाँ लेडीज के लिए हम कर सकते हैं, बिल्कुल। ये हम नहीं सोचते, हम पहले ही सोच लेते नहीं नहीं हम कहाँ घर से निकल सकते हैं, हम कहाँ कर सकते हैं, ये पहले नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कोई भी काम करने के लिए कोई एज लिमिट आपकी नहीं है, आप कभी भी अपना लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी बहुत एक इंस्पिरेशनल बात है कि आप खुद भी आगे बढ़ रही हैं और आप दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर रही हैं आगे हाँ बढ़ने के लिए। तो और अनुपमा, जो मेरे जो अभी आपका एक्सपीरियंस है जिस तरीके से, उसके आगे अब आगे और क्या क्या करना चाहती हैं आप? मैं वैसे तो अभी तो खैर ये काउंसलिंग वगैरह ही मेरा चल रहा है, काउंसलिंग का है। मैं कुछ कोर्सेस हैं, पढ़ाई हैं जो मैं आगे अपना कंटिन्यू करूंगी। और मैं कुछ एनजीओ खोलने का मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी महिलाओं का काउंसलिंग करूं और एक ऐसी संस्था खोलूं जहां लोग एक ज्वाइन करें, क्लास ज्वाइन करें और मैं बताऊं महिलाओं को कि आप अपना कैसा ख्याल रख सकते हैं और आप आगे अपना कैसा ग्रोथ कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये मैं उनको समझाऊं। ऐसा मेरा मुझे लगता है कि मुझे अपना एक एनजीओ हो या कोई ऐसी संस्था हो फ्यूचर में, और मैं ऐसा कोशिश कर रही हूँ उसके लिए जहाँ मैं अपना एक क्लास लूं और मैं मुझे लगता है मैं ऐसा उनको समझाऊं सभी महिलाओं को कि आप अपने आप को प्रिपेयर करिए और इस बीमारी से लड़िए। ये सब मैं ऐसा मुझे लगता है मुझे ऐसा करने की है ना, अभी डिसाइड किया है, ऐसा सोच रहा है मैंने। तो जब आपका ये पूरा जो अनुभव रहा अनुपमा, उसमें से ऐसी कौन सी 2 या 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि काश लोगों ने ऐसे नहीं किया होता? सोसाइटी ने जैसे अच्छी दृष्टिकोण से मुझे नहीं देखा कि उसे कैंसर हो गया है, तो मुझे लगता है पहले तो अपने को बताना बहुत जरूरी है कि कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है कि आप इन लोगों से आप ऐसे इसको निगलेक्ट मत करिए। ये मुझे लगता है एक ऐसा कुछ क्लास होना चाहिए, काउंसलिंग होना चाहिए या कुछ होना चाहिए जो कि हमको पहले सोसाइटी का ही माइंडसेट अपने को ठीक करना है। हाँ ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, जैसे कि जो हमारे हमको रिएक्ट करते हैं, सोसाइटी जो रिएक्ट करती है कि अरे कैंसर हो गया, और एक बेचारी शब्द जो यूज कर लिया जाता है ना, अरे अब और कुछ नहीं कर सकती और इसका क्या होगा, इसके हस्बैंड का क्या होगा, इसके बच्चे का क्या होगा, ये कैसे जिएगी। तो ये जो है ना, ये मुझे कभी कभी कोई लोग ऐसा बोल देते थे कि अब क्या होगा आपका, आप आगे कैसे क्या कर पाओगे, ये जो है निगेटिव जो लोगों का है ना, ये थोड़ा मुझे लगता है सोसाइटी का भी माइंड सेट करना बहुत जरूरी है, हमें समझाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा कुछ होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, जैसे कुछ भी इसका कि हम ऐसे लोगों को भी समझाएं कि नहीं भाई आप सपोर्ट करिए ना। आप वो एक तो जो बीमार होता है ऑलरेडी वो बेचारा अपने उससे ही परेशान रहता है, फिर उसके हम उसके ऊपर और पूरी नेगेटिव थिंकिंग डाल देते हैं उसके ऊपर, तो वो नहीं होना चाहिए। क्या चीजें हैं, 2 या 3 चीजें ऐसी सजेस्ट कर सकती हैं आप लोगों को जो समाज में भी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं समाज के कॉन्टेक्स्ट में, क्या करना चाहिए? क्योंकि एक मुझे लगता है शायद, या यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जस्ट बिकॉज समबडी इज अ कैंसर पेशेंट, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा उनसे कैंसर के बारे में ही बात करें। हाँ बिल्कुल। कैसा लगता है आपको? इसके बारे में बताइए। हाँ सही मान, जिसको कैंसर हो गया है तो जब भी जनरली क्या है कि कोई कैंसर पेशेंट है, अभी मैं अपनी बात करी, मैं तो अभी मुझे 13 साल हो गया ऑपरेशन को, अभी मैं पूरी तरह फिट हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं कोई मेडिसिन लेती हूँ ना कुछ भी नहीं लेती हूँ, अभी मैं पूरी फिट। फिर भी कोई कहीं भी जाता था और कैसी आपकी तबीयत ठीक है, ऐसा जो ये रिएक्ट करते हैं, अरे तबीयत एग्जैक्टली। थी हमारी 13 साल पहले, अब तो मैं ठीक हूँ। हम्म। ये किसी भी कोई भी कैंसर पेशेंट या कुछ भी आपको जो बीमारी होती है, बड़ी बीमारी होती है, ये आपसे
कितने साल भी लोग आप बाद भी आपको मिलेंगे ना, पहला क्वेश्चन उनका यही रहता है, क्यों आप ठीक, आपका ठीक है, आपकी तबीयत ठीक चल रही है, आप ठीक हो, अभी आपको ऐसा कुछ तो है नहीं। मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन करना ही क्यों नहीं। आप और भी, आप किसी से मिलते हैं तो हेलो हाय करिए, कैसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, अभी आप क्या कर रहे हो, क्या है, हाँ हमने आपके बारे में ऐसा सुना है, आप बहुत अच्छा कर रही है। ये नहीं होगा, पहले ही आप यानी वो पहले ही बीमारी, वो जो है ना कैंसर शब्द पहले ही ला देते हैं। ये थोड़ा सा ऑड लगता है कभी कभी, अच्छा नहीं लगता सुन के मेरे को कि यानी ये कैसे मैं इसको चेंज करूं, ऐसा लगता है। इसको कैसे चेंज करना बहुत जरूरी है कि आप किसी कैंसर सर्वाइवर से मिले हो तो आपको जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इसके बीमारी के बारे में ही पूछो, वो चीज बीत चुकी है अभी, वो वहां से हम निकल गए हैं अभी और अपनी लाइफ बहुत आगे भी ले गए हैं अभी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ इसके लिए काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक संवाद भी उसी तरफ एक पहल है कि जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करें, हम उनकी बातों को तवज्जो दें, हम उनकी स्टोरीज सुन के प्रेरणा लें, लेकिन हम उनको लेबल मत कर दें कि अगर ये मतलब जैसा कि आप कह रही हैं कि कैंसर है तो ठीक भी हो गया और हम उससे बाहर निकल चुके हैं, तो उस चीज को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। वो एक स्टिग्मा जैसा नहीं रहना चाहिए कि लाइफ लॉन्ग आपके लिए सबसे पहले यही प्रश्न है कि आप बीमारी हैं, आप कुछ 4 लोगों में जाएंगी तो जैसे सब कॉमन अपना खाना सब चलता है, हमको अलग से बोल देंगे नहीं नहीं आप थोड़ा संभल के करिए क्योंकि आपको कैंसर हुआ था, आप बीमार हैं, आप ये मत खाइए, नहीं नहीं आप वहां बैठिए ना, आप जैसे हमको सबके साथ हम एंजॉय करना चाहते हैं, नहीं नहीं आप ज्यादा मत करिए क्योंकि आप बीमार हैं। तो ये जो बीमारी के लेवल जाता है ना, ये गलत है। मुझे लगता है ऐसा ये लोगों को समझना पड़ेगा और खुद को ही समझाना पड़ेगा। मैं समझाती हूँ, नहीं भई मैं वो से निकल चुकी हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं आप लोग के जैसे ही हूँ, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बहुत बार बोलना भी पड़ता है कि ये क्वेश्चन आप मुझसे मत करिए, ऐसा बोलना भी पड़ता है लोगों को। हाँ, बार बार जो लोग आपको उसी जगह धकेलते रहते हैं कि आपको तो कैंसर हुआ था, उनसे क्या कहना चाहती हैं? देखिए सब उनसे तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कैंसर हुआ था लेकिन हम उससे निकल चुके हैं और अभी हम पूरी तरह फिट हैं। लेकिन बार बार आप उसी को, नहीं तुम्हें कैंसर हुआ था, इसको तो कैंसर हुआ था, ये नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है एक बार, तो फेल होकर वो जब दोबारा पास हो जाता है, फिर भी उसको जैसे बोला जाता है नहीं तुम तो फेल हुए थे, तुम तो फेल हुए, लेकिन वो बात हो चुकी है ना, वो तुम्हारा पास्ट है, तुम वहां से निकल चुके हैं ना, तो तुमको दूसरे लोग को ये सबको याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। सब चीज को हम वहां से निकल चुके हैं, अभी हम फिट हैं, सब है। तो मैं बोलती हूँ ऐसा ही, मतलब किसी को भी बार बार वो कैंसर हुआ था मतलब पास्ट, उस पास्ट को किसी को भी बार बार बोलना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हम लोग एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं ना, एकदम नॉर्मल है बिल्कुल। मुझे लगता है नॉर्मल लोगों से भी अच्छा जी रहे हैं, हम सोच रहे हैं किसी के बारे में ना, ये भी बहुत अच्छी बात है ना। नॉर्मल लाइफ तो लोग नॉर्मल लाइफ ही जी रहे हैं अपना, जो भी है अपना ऐसा करके। लेकिन सोचती हूँ मैं कि हम कुछ सोसाइटी को दे पा रहे हैं, ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी, और सबके लिए भी ये तो सबको समझना पड़ेगा। खासकर सोसाइटी में ये सब चीजें जो है ये बदलना बहुत जरूरी है, उसका माइंडसेट बदलना जरूरी है और मुझे लगता है जरूर बदलेगा। आपके बिल्कुल, जैसे आप ऐसा लोग प्रोग्राम जब तक प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। थैंक यू सो मच अनुपमा फॉर बीइंग ऑन एक संवाद। बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने इतनी प्रेरणादायक बातें शेयर की, और मुझे लगता है कि आपकी जो स्टोरी है वो एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि आप ठीक हो गई और उसके बाद आपने यू डिडंट स्टॉप देयर, आपने दूसरे लोगों को हेल्प करने की सोची और अभी इतना अच्छा काम कर रही हैं। अरुणिमा अंकुरन is grateful to you and all the very best. थैंक यू। Thank you.